एक वर्ड होता है इंडियन सोसाइटी और दूसरा वर्ड होता है सोशल इश्यूज। हम जनरली कैजुअली ये वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। और मैंने वो अंतर आपको बताया था कि भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दों के बीच में क्या अंतर होता है। भारतीय समाज कौन सी अवधारणा है और सामाजिक मुद्दे, मुद्दे किसे कहते हैं, मुद्दे कब विवादों में परिवर्तित होते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ थॉट्स क्या होता है, यानी आप किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपने पहली ये चीज सीखी कि इन दो शब्दों का प्रयोग हम कैसे और क्यों करते हैं। अब आगे बढ़ता हूं कि सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी कभी भी पृथक नहीं हो सकते, कभी नहीं, किसी भी समाज में नहीं। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, सोसाइटी यानी समाज, और पॉलिटी यानी राज व्यवस्था कभी भी पृथक नहीं हो सकते। ये कई डोमेन आपस में शेयर करते हैं, अनोन्य आश्रित होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, और एक दूसरे का अंदाजा ये देखिए कि एक दूसरे का कैरेक्टर, एक दूसरे की विशेषता एक दूसरे के माध्यम से तय होती है। यानी ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। इसकी गहराई समझिए, यानी आपको स्पष्ट रूप से तीन वृहद विषय एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं जो एक दूसरे की परछाइयों में एक दूसरे के साथ कॉमन एरिया शेयर करते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि इनके जंक्शन को पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट कभी भी, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, यूपीएससी में जब आप पढ़ें तो जब आप सिलेबस एनालिसिस करते हैं तो आप एक बात आपको समझ में आती है कि यूपीएससी में बार बार कहता हूं चैप्टर्स नहीं पढ़े जाते, चैप्टर्स नहीं पढ़े जाते, टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। याद रखिए, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इसमें टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। तो यहां पर भी हमें उन्हीं चीजों को, जैसे हम सोसाइटी के अंदर कोई एक, मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें चैप्टर पढ़ने के साथ साथ हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें टॉपिक्स क्या हैं। टॉपिक इंटरडिसिप्लिनरी होता है, इसके कई आयाम होते हैं और उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिबेट को आगे लेके चलते हैं। अब अगर आपको लग रहा होगा कि भारत के सामने, जैसे धार्मिक सौहार्दों की बात करें, दो धार्मिक सेगमेंट के रस्साकसी हो रही, बहुत कुछ चल रहा है एक साथ, तो इनको समझने के लिए तुम्हें कई चीजों को एक साथ समझना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया कि इस सब्जेक्ट की चुनौती क्या है, इसका जो है वो सीरियसनेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोशल इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, पहला टॉपिक मेरे ख्याल से लिख भी लोगे अब धीरे धीरे। तो सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, यहां मैंने आपको टॉपिक बताया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास दो डिवीजन है, एक परंपरागत यानी कन्वेंशनल मेथड, कि हम जिस परंपराओं में चले आ रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था, देखो एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। परंपरा और रूढ़ियों में क्या अंतर होता है, परंपरा यानी प्रचलन जो चल रहा है, रूढ़ियां यानी जकड़न, इनमें क्या फर्क होता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो परंपरागत चीजें गलत नहीं होती, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि भाई तुम सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, तो क्या होता है कि आज हमारी सोसाइटी, मैंने एग्जांपल दिया था, आज हमारी सोसाइटी में एक फैशन चल रहा है। अभी आपने देखा, कल भी रिपोर्ट आई कि एक बार जिसको सिगरेट की लत लग गई उसको सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये भी रिपोर्ट आई कि 80% लोग सिगरेट जो है वो किसी जरूरत की वजह से नहीं पीते, कि आपको विटामिन डी की कमी है तो सिगरेट फूंक लिया, विटामिन के की कमी है सिगरेट फूंक लिया। वो एक टशन में शुरू करते हैं, एक शौक में शुरू करते हैं, अपने आप को कूल दिखाने के लिए जो है वो करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नॉर्म्स जो है सोसाइटी, उसके हिसाब से हम करें। लेकिन धीरे धीरे ये उनकी मजबूरी या जकड़न बन जाती है, फिर वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई नारीवादी है, वो कहे भाई लड़का सिगरेट पी सकता है तो हम क्यों नहीं पी सकते। मैंने कहा ना, पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल, जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई लड़की सिगरेट पी रही है तो पूरा उसको सब लोग घूर के देखते हैं और गलत माना जाता है कि लड़की सिगरेट पी रही है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अब यहां मैं पर्सपेक्टिव की बात करूं कि आप किस नजरिए से सामने वाले, अगर आप नारीवादी हैं, फेमिनिस्ट हैं, अब जरा बात की गहराई समझिएगा कि यह सब्जेक्ट आपको कितना गहरा लेके जाएगा और यूपीएससी कितने चैलेंज क्रिएट करेगा आपके अंदर। क्यों मैं कहता हूं यूपीएससी में टॉपिक्स पढ़ना जरूरी होता है। तो आप कहेंगे अरे लड़का पी सकता है तो लड़की क्यों नहीं। आप मल्टी मेट्रो पर देखेंगे लड़का सुलगा के अपनी फ्रेंड को जो है सिगरेट दे रहा है, वो भी फूक रही है, इट्स गुड, ठीक है भैया। उन्होंने दोनों लोग, हालांकि दोनों लोग जो है सेहत के हिसाब से क्या है, गलत है, क्योंकि वो क्या होगा, वो कैंसरोजेनिक होता है, तमाम तरह की दिक्कतें क्रिएट करता है। लेकिन जब आप बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, तो मेल का जो शरीर होता है वो चाइल्ड बियर नहीं करता है, चाइल्ड बियर नहीं करता है। मातृत्व का जो शक्ति मिली है, जो मातृ शक्ति है, जो जननी है,
वो महिला को मिली हुई है। जीवन देने का जो परम शक्ति है, इसीलिए उसको शक्ति कहा गया, तो वो अधिकार जो है वो किसको मिला हुआ, वो ताकत मिली हुई है महिला को। और बायोलॉजिकली ये माना जाता है कि महिला जो है जब धूम्रपान करती है तो वो सिर्फ वो नहीं बीमार पड़ेगी, जो आने वाला जीवन है वो भी उतना ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है। अब सवाल ये है, मैंने लास्ट टाइम आपको कॉन्फ्लिक्ट सिखाया था, एक छोटा सा डैम का एग्जांपल दिया था कि डेवलपमेंट जो वर्ड है वो किसका, अगर आप बांध के इस तरफ हो, सामने आपको बिजली चाहिए, सिंचाई चाहिए, तो आप कहेंगे बांध बनना चाहिए। लेकिन जिसका कल्चर डूब रहा है, जिसका मकान डूब रहा हो, जिसकी जंगल डूब रहा हो, खेत डूब रहा है, वो कहेगा नहीं चाहिए। तो जब सोसाइटी में हम आते हैं तो सोसाइटी में पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो रूल होता है, जो लॉ होता है, वो क्या सेलेक्टिव हो सकता है? क्या वो किसी खास के लिए हो सकता है? अगर वो रूल है, लॉ है, तो वो सभी के लिए होना चाहिए। और अगर वो सेलेक्टिव हो जाता है तो तुम व्याख्याएं अपने हिसाब से करने लगते हो। अगर वो तुम्हारे फेवर में है सो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, अगर उससे तुम्हें फायदा नहीं हो रहा है तो तुम्हें फेवर ऑफ स्पीच। और फायदा शब्द कहां से आता है? राजनीति से आता है। और राजनीति किसे कहते हैं? पावर को कहते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी को कभी अलग करके नहीं देख सकते। ये कब मर्ज हो जाती हैं, आपको कानो कान इसके बारे में खबर नहीं होगी। अब आप इसमें लड़ लीजिए, उसका काम है आपको लड़ाना, क्योंकि आप बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको ऐसे समझिए, ये तीनों गुथ जाते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटी ने तय किया कि मुझे उसकी अभिव्यक्ति की रक्षा करनी है, उसके बारे में खबर होगा कि भाई सरकार ने बड़ा गलत किया, वो फलाने के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ चले गए कि इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो पाए, इसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, चलिए। लेकिन दूसरे ने भी तो एक ट्वीट ही किया था, तो उस लड़की को गिरफ्तार क्यों कर लिया? तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सेलेक्टिव हो सकती है? क्या इस देश का कोई भी कानून सेलेक्टिव हो सकता है? सोचने की बात है। सही गलत हमें नहीं तय करना है, सोसाइटी पॉलिटी को आप अलग नहीं कर सकते। तो तरीका क्या होगा? हम कहां जाएंगे? ऐसे जाएंगे, बताता हूं। जब भी आप इसका अध्ययन करें आपके दिमाग में बहुत ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। तो आपको क्या करना है, इन्वर्टेड पिरामिड यानी कि ट्राइंगल उल्टा करके हमें एक तरह से पढ़ाई करनी है। तो जो सबसे सुपीरियर होता है, अगर आपको कभी भी लगे कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सो हाउ विल आई टेक माई डिसीजन, क्योंकि बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ पर्सपेक्टिव। अब अंदर इतनी मारपीट क्यों हो रही है? तुम्हें नहीं पता कि हो सकता है इस तरह के आर्टिकल लिखने वाले या इस तरह के न्यूज बनाने वाले को बाहर से पैसा आ रहा हो सकता हो विदेशी कंपनियां, तमाम तरह के लोग, कि भारत को बदनाम करना है, भारत की सरकार को डिफेंसिव करना है, बैकफुट पर लेकर आना है और इस सरकार के खिलाफ, ये मैं नहीं कह रहा हूं आपकी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो भारत सरकार है, वो बहुमत की सरकार है, तो कल को कोई भी पार्टी हो सकती है। पार्टी अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। शासन जो है वो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके हिसाब से होता है। तो अब इसके खिलाफ जरा बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसके खिलाफ लाने के लिए अगर क्या बाहर से पैसा नहीं आ रहा है कि भाई देश को डिस्टेबलाइज करो, क्योंकि अगर हमने पूरा फोकस कर दिया कि भाई हमें जीएसएलवी क्रायोजेनिक इंजन छोड़ना है, हमें 5G स्टैब्लिश करना है, हमें हर बच्चे को एजुकेशन देना है, स्टार्टअप में जाना है, यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ानी है, ज्यादा रिसर्च पेपर लिखने हैं, मेडिकल सिस्टम अच्छा है करना है, ज्यादा वैक्सीन हमें जो है एक्सपोर्ट करनी है, ज्यादा से ज्यादा हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, हमें अपने रेलवे को जो है पूरा ओवरऑल करना है, हमें अमेरिका से ज़्यादा सड़कें बनानी है, हमें जो है वो एनर्जी चाहिए होगा, हम ग्रीन एनर्जी ला सकते हैं, हाइड्रोजन ला सकते हैं, हम एथेनॉल मिक्सिंग कर सकते हैं, हम जो है वो खाड़ी देशों से बिना तेल लिए स्वच्छ ईंधन पैदा कर सकते हैं, हम सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हम स्टार्टअप लेकर आ सकते हैं, हम पूरी दुनिया को गेहूं बेच सकते हैं, हम अपनी एग्रीकल्चर को वो जो है वो आगे लेकर जा सकते हैं, हम उसको सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारा किसान पूरी दुनिया का पेट भर सकता है, हम फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, पूरी दुनिया की एग्रीकल्चर मार्केट में हम कब्जा कर सकते हैं, पूरी दुनिया के जो है वो दूध मार्केट पे हम कब्जा कर सकते हैं, फलों के मार्केट में, हॉर्टिकल्चर में कब्जा कर सकते हैं। ये सारी ताकत हमारे पास है। लेकिन अगर मेरा ध्यान इस बात से हटाकर हमें आपस में ही डर पैदा कर दिया जाए
कि हम अपने हॉर्टिकल्चर को भूल जाएं, अपने जो पशुपालन को भूल जाएं, अपने एग्रीकल्चर रिवाइवल को भूल जाएं। हम सिर्फ मात्र इकोनॉमिक्स की मदद से पॉलिटिकल सत्ताओं को प्राप्त करके समाज को डिस्टेबलाइज कर दे। इकोनॉमिक्स के माध्यम से पॉलिटिकल सत्ताओं के साथ मिलकर अगर अपने समाज को डिस्टेबलाइज कर दे तो राष्ट्र जो पा सकता है, राष्ट्र जो पा सकता है वो नहीं पाएगा। तो सवाल है कि ऐसी कंडीशन में आपका पर्सपेक्टिव इस पूरे समय में क्या होना चाहिए। मेरे साथ आपको बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, दिमाग उलझेगा, तो कहीं तो कोई आलंबन होना चाहिए। तो जैसे मैंने जब एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था इतिहास में साक्ष्य रखे जाते हैं। जब आप कॉप को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि एक हिस्टोरियन जो होता है वो मछली पकड़ के लेकर आता है, यानी एविडेंस लेकर आता है, उसको अपने हिसाब से पकाता है, यानी कहानी को कुक करता है और वो प्रस्तुत कर देता है दुनिया के सामने। तो सही क्या है, गलत क्या है? मैंने कहा था देश काल, यानी क्लाइमेट, ज्योग्राफी, और काल का मतलब है किस टाइम में बात हो रही। उसी तरह एक आलंबन यहां भी होगा कि समाज की दिशा क्या है। उसके लिए एक छोटा सा फंडा दे रहा हूं, सबसे ऊपर नेशन आएगा, सबसे ऊपर राष्ट्र होगा। जब प्रश्न यह है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं रेल जला दूं, मेरी अभिव्यक्ति है, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं गुस्से में हूं, मैं रेल जला दूंगा। लेकिन एक आलंबन प्रश्न, एक हुक क्वेश्चन, इससे मेरे राष्ट्र पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या यह मेरी निजी संपत्ति है? जवाब आया यह मेरी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो क्या मेरे किसी कृत्य, क्या मैं, मेरा अस्तित्व या मेरा कृत्य, मेरा एक्ट राष्ट्र से ऊपर है? पहला क्वेश्चन यह होना चाहिए, यानी कि सब कुछ, सारी आइडेंटिटी। फिर राष्ट्र में कल्चर, हम कई बार रिलीजन को कल्चर मान लेते हैं। संस्कृति क्या है? तो इस संस्कृति, ये संस्कृति बहुत अविरल धारा, बहुत ही वृहद धारा के रूप में। फिर करते 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 मेरा धर्म क्या है या मेरा रिलीजन क्या है, फिर कास्ट क्या है, मैं किस क्षेत्र का हूं, मेरा रीजन क्या है, एक्स वाई जेड, आप नैरोवर जाते हैं। तो राष्ट्र तब विकसित होता जब प्रश्न यह पूछा जाएगा कि हमारा रॉकेट क्यों नहीं लॉन्च हो पाया। कहते ना, आज से 20 साल पहले ही जिनको अरेस्ट किया गया एलिगेशन में, 20 साल पहले हमने क्रायोजेनिक इंजन बना लिया होता तो देखो क्या हुआ, 20 कीमती साल बर्बाद किए हमने। और आपको सिर्फ वो रॉकेट दिखाई पड़ रहा है, रॉकेट करता क्या है? वो रॉकेट बाढ़ की स्थिति बताता है, वो सूखे की स्थिति बताता है, वो जो सेंसर छोड़े जाते हैं वो मिट्टी की स्थिति, पानी की स्थिति बताता है। इन 20 सालों में कितने लोग बाढ़ से मर गए। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम नहीं डेवलप कर पाए, हम दुनिया को अपनी साइंस की ताकत नहीं बता पाए। अब तक शायद 20 सालों में हमने बहुत ही उन्नत किस्म के रॉकेट स्थापित कर लिए होते और शायद हम पूरी दुनिया से पैसा कमा रहे होते, शायद आज हम अपनी सीमाओं को ज्यादा सुरक्षित कर पाते। इनके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। शायद आज 5G हमारे तुम्हारे जीवन का एक आम हिस्सा होता, शायद आज मेरे गांव के अंतिम छोर पर बैठे बच्चे को भी ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही होती, आज शायद बस्तर झारखंड के दूर दराज के अस्पतालों में भी टेली मेडिसिन मिल रही होती। वो एम्स के डॉक्टर से सीधे लाइव बात करता कि प्रभु ये है, और वो सारी रिपोर्ट्स लाइव आती जाती, तो वहां उसको भागकर दिल्ली नहीं आना पड़ता इलाज के लिए, वो अपनी जगह पर ही बेहतरीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकता था। शायद आज से कई साल पहले हमने अपने गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया होता और हमारे गांव से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत पहले शुरू हो गया होता। आज मेरे पास जाने कितने काश और जाने कितने शायद हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ क्षणों के लिए राष्ट्र को पीछे लेके चले गए। हमारी अपनी व्यक्तिगत लालसा, हमारी व्यक्तिगत अपनी लोलुपता, हमारी अपनी पर्सनल जो एस्पिरेशंस हैं वो हमारे राष्ट्र के ऊपर आ गए। तो जब जब किसी राष्ट्र में लोगों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपनी पहचानें जो कि बहुत नैरोअर होती हैं, जब राष्ट्र पतन पे तब जाता है, याद रखिएगा, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, जब हम इस ट्रायंगल को ऐसा कर देते हैं। यानी मेरे सारे एक्ट में राष्ट्र, सारे भाड़ में का देखा जाएगा बे, ठीक है। जब मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, चाहे वो धार्मिक हो, जातीय हो, सांप्रदायिक हो, कोई भी पहचान हो, क्षेत्रीय, भाषाई, लैंगिक, नृजातीय, एंथ्रोपोजेनिक, जो भी मेरी पहचान हो, जब मैं उसको सर्वोपरि रख लेता हूं
तो फिर मैं राष्ट्र विरोधी हो जाता हूं। फिर राष्ट्र को किसी दुश्मन को पालने की जरूरत नहीं होती है। कहते हैं ना, जब ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन पालने की जरूरत ही नहीं, बस सिंपल सा। तो इससे पहले जो तुम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे थे, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड था, जनांकीय लाभांश था। भारत युवाओं का देश है। वी हैव लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, वी हैव लॉट ऑफ मैन पावर, टेक्नोलॉजी, इन्फ्यूजन्स, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। बट सिर्फ थोड़े से पर्सपेक्टिव बदल जाए और सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसको डेमोग्राफिक अभिशाप के नाम से जानते, कर्स कहते हैं इसको, राइट। और उस समय उन्माद होता है, उस समय लोकतंत्र जो होता है यानी डेमोक्रेसी, राइट, डेमोक्रेसी जो होती है इस अवस्था में वो मोबोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लोकतंत्र भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और भीड़ कुछ नहीं देखती है। फिर वहां संसाधनों को पकड़ने की होड़ शुरू हो जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण चलन होता है। इसीलिए तुम कभी कभी देखते हो कि राष्ट्र अचानक से उत्थान की तरफ जाने लगता है। जब हम पाकिस्तान को हराते हैं, जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाते हैं, अचानक से पूरा देश आह्लादित हो जाता है, अपने हीरोज को बात करने लगता है, घरों में खेल के बारे में बात होने लगती है। जब कोई लड़की किसी बड़े एग्जाम को टॉप करती है तो घरों घरों में बात होती है कि हमारी बच्ची भी पढ़ कर सकती है। समाज में परिवर्तन होने लगते हैं। लोग इन छोटी छोटी चीजों से निकलकर पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात करने लगते हैं। पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चर में आने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उनको लगता है कि भारत की कहानी बहुत बड़ी हो सकती है। हम फिर से अपने हैंडलूम, अपने हैंडीक्राफ्ट को रिवाइव करने लगते हैं। गांव गांव, देहात देहात जो कलाएं थी, जो पेंटिंग्स थी, जो हमारी कारीगरी थी, उनको हम विश्व पटल पर लाना शुरू कर देते हैं। और सरकारों के दायरों से निकलकर जब कोई आंदोलन, कोई चेतना, कोई अवेयरनेस लोगों तक पहुंच जाती है, याद रखिएगा यह हमेशा रहा है, हमने आजादी भी इसी तरह से हासिल की है। जब सरकारों के दायरे से निकलकर कोई चेतना, कोई अवेयरनेस, कोई डिमांड लोगों तक पहुंच जाती है तो उसकी शक्ति सम्मिलित हो जाती है। और वो जो पावर एक्यूमुलेशन होता है वो टाइम को घटा देता है। राष्ट्र बहुत तेजी से उत्परिवर्तित हो जाता है। नेशन जो है वो अपने आप को सडनली चेंज कर लेता है। और हम तुम कौन है? उसी को एजेंट ऑफ चेंज कहते हैं। क्या करना चाहते हैं? यूपीएससी जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? दहेज ज्यादा मिलेगा, हो सकता है किसी के दिमाग में हो। पावर खूब दबा लेंगे, हो सकता है। पड़ोसियों पीट पीट के अधमरा कर देंगे, हो सकता है दिमाग में। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि आज जिस एज में आप हैं वो आप एजेंट ऑफ चेंज इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि इस देश की गाड़ी का जो पहिया है उसको तेजी से घुमा सके। तेजी से घुमा सके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं पहिए के साथ घूमने का मजा नहीं लेना चाहता हूं, मैं तेजी से पहिए को घुमाना चाहता हूं। तो जब कोई गाड़ी धीमे या फंसी होती है तो आपको उसमें श्रम करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। तो तुम कौन हो? एजेंट ऑफ चेंज हो। तुम उस गाड़ी के ऊपर बैठ के मजा नहीं लेना चाहते हो। तुम उन साहसिक लोगों में से हो जो उतर कर गाड़ी को कीचड़ से निकालने के लिए कीचड़ में घुसकर धक्का देने की हैसियत रखता है। उसको पता है कि मेरा शरीर सन जाएगा, गंदा होगा, मुझे बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। कुछ लोग मजे से गाड़ी में बैठे रहते हैं। अच्छा धक्का दे रहे हो का, 4 लोग उतर गए तो हमें उतरने का जरूरत है। ऐसे होता है ना, तुमने भी कई बार देखा होगा, बस बंद हो जाती है तो लोग उतर के, लेकिन सारे लोग धक्का नहीं देते हैं। कुछ लोग गमरूरा के बैठे रहते हैं, अरे कौन उठे, कोई ना कोई जाके धक्का दे देगा। तो समाज का एक बड़ा हिस्सा उसी बस में बैठा हुआ व्यक्ति है जो सोच रहा है कोई ना कोई तो धक्का दे देगा, हम चल लेंगे बे, जाके घर में बताएंगे देखो यार स्मार्ट थे, उतरे नहीं और गाड़ी फिर भी ऑन हो गई। लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि अपने आप नहीं स्टार्ट होगी। उनके अंदर साहस होता है, वो परिवर्तन के जो है वो एजेंट होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और निकलकर बस को धक्का देते हैं। गर्मी में तपते हैं, श्रम करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं और बस स्टार्ट हो जाती है। तो एजेंट ऑफ चेंज के रूप में जिस दिन आपने यूपीएससी में जाने का सोचा, उसी दिन आपके अंदर अब ये तय करना होगा कि मैं बस में बैठकर छां का मजा लूंगा कि कोई ना कोई तो आएगा और धक्का दे देगा। भारत की बहुत बड़ा वर्ग इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कोई ना कोई सरकार तो आएगी जो मेरा कर्ज माफ कर देगी, कोई ना कोई सरकार जो आएगी वो कुछ ना कुछ तो यार मुझे दान दक्षिणा में दे देगी, कुछ ना कुछ तो फ्री देगी अगर उसको वोट चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत की इस ताकत को समझकर चाहते हैं कि मैं भारत की गाड़ी को तेजी से धक्का देकर उन्हें आगे लेकर जाऊं। और यही डिवाइडिंग लाइन आज का समय है, यही डिवाइडिंग लाइन है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इंतजार कर रहा है और समाज का एक हिस्सा जो यूथ है वो परिवर्तन की एक आंधी चला रहा है। क्या यह चमत्कार नहीं है कि आज हमने ब्रिटेन को पीछे करके एक तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक इकोसिस्टम बना लिया है?
क्या यह चमत्कार नहीं है कि आज स्टार्टअप के मामले में हम बहुत आगे चले जा रहे हैं? तो क्या वो एलियंस हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं? नहीं, वो भारत का यूथ है जो कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू डू माई ओन बिजनेस, आई वॉन्ट टू इंप्लीमेंट माई ओन आइडियाज, और आई वॉन्ट टू बी माई ओन ऑनर, मैं किसी का आदेश नहीं मानूंगा। और कितने साल के बच्चे? 24, 25, 26, 28, एंड दे आर इन द पार्ट ऑफ यूनिकॉर्न्स। 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर बैठे हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं ना, वो यूथ है। तो अगर तुम्हारा मीडिया ये दिखाता है कि भारत में केवल दंगे हो रहे हैं, केवल अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की लड़ाई चल रही है, केवल जो है वो काली मुर्गी सफेद अंडा दे रही है, नहीं, भारत इससे ऊपर है कहीं। तुम्हें कानो कान खबर नहीं चल रहा है कि हम अमेरिका के बराबर सड़कें बनाने जा रहे हैं? देखते देखते हमने वैक्सीन टेक्नोलॉजी में क्रांति क्रिएट कर दी। हमारे लोगों ने कहते थे इंडियन मेडिकल सिस्टम बहुत दबा हुआ है, ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम हमारे पास बजट था। तो फिर वो चमत्कार कैसे पैदा हो गया कि सबसे ज्यादा वैक्सीन हम? आज लासेंट को अपना जो है वो मुंह दबा के पेट में मरोड़े पैदा करते हुए हमेशा भारत के खिलाफ रिपोर्ट देने वाला आज कह रहा है कि भारत ने अपनी वैक्सीन की वजह से 48 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। और विश्व की बात करें तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। बेचारे के मुंह में दही जम गया था, बोल नहीं रहा था, पेट में मरोड़ पड़ी थी, कैसे भारत की तारीफ कर, लेकिन करनी पड़ी, क्या करे, लाख चाहते हुए। तो ये है मेरा भारत। तो केवल भारत दंगे नहीं है, हिंसा नहीं है, क्या पता हमें इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा हो कि हम हतोत्साहित हो जाए कि शायद भारत यही है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो पर्सपेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव चीज को भी निगेटिव करता है और निगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है। सवाल ये है हम किस साइड है, हम इस तरह से हैं या हम इस तरह से हैं। ये चॉइस तुम्हें यूपीएससी के सिलेबस के साथ जोड़ देगी। चॉइस तुम्हारी है। मेरे लिए राष्ट्र ऊपर है या मेरी धार्मिक सांप्रदायिक जातीय पहचान ऊपर है? तुम जिसको ऊपर रखोगे तुम्हें रिजल्ट उसी तरह से मिलेगा। अगर राष्ट्र ऊपर है यानी इसकी जो क्षमता है, इसकी भौगोलिक क्षमता है, सब कुछ, तो ये अलग मामला हो जाएगा। यहां राइट्स के साथ तुम्हें ड्यूटीज के बारे में बात करना पड़ेगा, यहां तुम्हें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्वों के बारे में बात करना पड़ेगा। राइट, ये पता चलेगा। तो ये होता है, जब इसको तुम सामने रख लोगे तो तुम अपने हर एक्ट को जस्टिफाई कर पाओगे। ये वो आलंबन है, ये वो कसौटी है जिस पर तुम अपने एक्ट्स को जस्टिफाई कर सकते हो। नौकरी पाना तुम्हारा हक है, बिल्कुल पाओ। अपने धर्म की रक्षा तुम्हारा हक है, बिल्कुल करो, कोई मना ही नहीं है। कौन मना कर रहा? कोई मना ही नहीं कर रहा है, करो जो तुम्हें करना हो। लेकिन मेरे इस पूरी प्रक्रिया में, मेरी छोटी पहचानों के चक्कर में मेरा राष्ट्र कहां है? सिर्फ एक क्वेश्चन, इट विल बी, ये तुम्हें इतनी मदद करेगा सही क्या है और गलत क्या है। मैं गुस्से में ट्रेन जला दूं, लेकिन मेरे राष्ट्र का क्या होगा यह सोचना पड़ेगा। क्या धरोहर मेरी है, सोचना पड़ेगा। और जिस दिन तुमने ये सोच लिया उस दिन तुम्हारे लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलें आगे। तो मैंने बात किया था परंपरागत और आधुनिक को लेकर। अभी इसमें बहुत बवाल है। ये दोनों जो परिभाषाएं हैं ये हमारी अपनी है ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम कई बार सनातन कहते हैं, तो सनातन में दूसरा धर्म कहेगा अरे हिंदू धर्म की बात कर रहा है, वो सनातन धर्म की बात कर रहा है। सनातन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार बना हुआ है। वो बेसिकली संस्कृति है। हम में से बहुत से लोग कल्चर और रिलीजन के बीच का अंतर ही नहीं जानते। हम कई बार रिलीजियस कल्चर की बात करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा रिलीजन ही हमारा कल्चर है। बिल्कुल गलत। एक बीज तरबूज नहीं हो सकता। अगर कल्चर तरबूज है तो उसके बीज यानी सीड्स जो हैं, वाटरमेलन के सीड्स हैं, वो आपका जो भी आपकी जाति है, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपकी मान्यताएं, वो उसके साथ हैं। लेकिन जब हम रिलीजन को कल्चर से भी ऊपर लेकर आते हैं, बवाल तब शुरू होता है। जब हम रिलीजियस कल्चर की बात करने लगते हैं, बवाल तब शुरू होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात होगी परंपरागत की। तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है संसार में। तो चलो बात कर लेते हैं। तो परंपरागत में मान लो कन्वेंशनल हो गया। तो कन्वेंशनल का मतलब होता है जिसको हम पालन करते चले आ रहे हैं। मैंने आपको बताया हम क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि इससे किसी कस्टम को फॉलो करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी परंपरा, ताकि आप ये प्रैक्टिस करो, इस प्रैक्टिस करने से आपको ये एलिवेशन मिलेगा, आप यहां पहुंचोगे। बार बार उसको करना हम करते रहते हैं। प्रॉब्लम कहां होती है? परंपराएं रूढ़ियों में कब परिवर्तित हो जाती? मैंने आपको बताया जब आप प्रश्न पूछना जो है बंद कर देते हैं या प्रश्न पूछने पर आपको सजा दी जाती है। जब परंपराओं में मैं ये कर रहा हूं, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूं?
अब जैसे आपने क्यों पूछा, आपको पीट दिया गया रख के, तो दिक्कत है। तो वो क्या होगा, रूढ़ियों में परिवर्तित हो जाएंगे। बोला ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही कहा है, बोला ये चीज करनी है, क्यों करनी है, फलाना जगह पे महिला को नहीं जाना, आप लॉजिक दो, साइंटिफिक लॉजिक दो मेरे को। बोला नहीं नहीं ऐसे ही है, और नहीं करोगे तो पिटोगे, फलाना जगह ये नहीं हो सकता, फलाना जगह वो नहीं हो सकता, उसकी शादी नहीं हो सकती। बोले इसका वजह साइंस दो मेरे को, मुझे इसका तर्क दो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्यों नहीं हो सकता, आप मुझे साइंटिफिकली प्रूव कर दो। नहीं, बोले साइंटिफिक नहीं, हम जो है वो जूते से प्रूव करेंगे। तो वहां दिक्कत है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूढ़ियों या जकड़न में। यानी आप प्रश्न पूछोगे तो आपको पीटा जाएगा कहीं पर भी। मैं क्या किसी धर्म, किसी भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये सभी चीजों के साथ आएगा। तो जब परंपराएं रूढ़ियों में परिवर्तित, यानी विवेक, तर्क, प्रश्न ये गायब हो जाएंगे तो वो जकड़न में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, परंपराओं के विरोध में पूरे वेस्टर्न जो ऑरा क्रिएट किया गया, जो पश्चिमी सभ्यता आई, उन्होंने कहा कि वी आर द मॉडर्न। अच्छा, इनका भी बड़ा अजीबोगरीब है, इन्होंने दुनिया भर के जहां पूरे अपनी सत्ता काबिज की, वहां के इतिहास को इन्होंने खत्म किया और अपने वाले इतिहास को ले जाकर रख दिया, और अपने इतिहास को रखा, और उन्होंने इस तरह से रखा कि मतलब ये कोई मामूली लोग नहीं थे, व्हाइट मैन्स बर्डन लेकर आए थे। इनको ईश्वर ने कहा था कि तुम्हें जाना और दुनिया भर के असभ्य लोगों को शिक्षित करना, बहुत पेन सहना पड़ेगा तुम्हें। ये अपने कंधे पे क्रॉस लिए घूम रहे थे और पूरी दुनिया को बता रहे थे कि इनके जो थॉट्स हैं, इनकी जो चीजें हैं वो बहुत साइंटिफिक हैं, वो आधुनिक है। और कई लोगों ने उसको मान भी लिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि, क्योंकि हमें क्या होता है, हम निर्वात में नहीं रह सकते। जब बिल्कुल जैसे मैकाले भारत में आया तो उसने भारतीय सभ्यता को धीरे धीरे धीरे, और सभ्यता की जब मैं बात कर रहा हूं, कल्चर की बात कर रहा हूं, सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं हिंदू और मुस्लिम सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये दोनों है, धर्म, रिलीजन और कल्चर को अलग अलग करके समझना। तो जब वो इंडियन सिविलाइजेशन में आया तो पहले उसने, मैकाले ने हमारी जड़ें काटी, फिर उन्होंने बिल्कुल तरीके से रखा, देखो ये है वेस्टर्न एजुकेशन, ये है वेस्टर्न थॉट्स, ये है वेस्टर्न साइंस, ये वेस्टर्न फिलॉसफी, ये है वो है। तो हम में से भी कई लोग जो है वो पलट के देखना चाहते थे, यार हम भी तो इंडियन हैं, हमारा भी तो कहीं ज्ञान विज्ञान होगा। अच्छा, पूरा का मामला गायब था। हिस्ट्री जो उन्होंने बताई हमने पढ़ी, आर्यन थ्योरी बाहर से आई, हमने मान लिया, हाँ आई, यहां पर जो है द्रविडियन की ऐसी तैसी करके रख दी, वही दास वही गुलाम। हमने कहा लग तो सही रहा यार, ऐसी ही बात रही होगी। क्यों? क्योंकि हम आलंबन ढूंढ रहे थे, और जब हमें आलंबन में बोले कि नहीं मैं ऐसा नहीं है इंडियन, तब तुम किसी को बोलते हो तो बोले प्रूफ दो, तुम्हारा गवाह गायब है, तो प्रूफ कैसे दें? तो तुम्हारे पास विकल्प क्या बचता? हाँ तुम जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे होगे भाई। तो ऐसा नहीं कि सारे इंडियन ने जो है वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया, बट जब तुम अपना तर्क ढूंढ रहे थे, जब तुम अपना नॉलेज ढूंढ रहे थे, तुम गायब थे। उन्होंने बहुत तरीके से तुम्हें गायब किया, तुम्हारी चीजों को अपने पास ले गए, वहां अपने यहां ट्रांसलेट कराया, तुम्हें केवल अपने पढ़ाया। बोला यहीं से तो शुरू हो रहा है, और हमने भी किताबों में डालना शुरू किया मॉडर्न इंडिया। मतलब जहां से ब्रिटिश राज आता है, जब पुराने इतिहासकारों को पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम इस्लाम हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। देखो कितना सोच समझ के इन्होंने लाइनें ड्रॉ की, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब जहां से अंग्रेज आए वो मॉडर्न हो गया, ठीक है, मॉडर्न हो गया। तो एक तरह से ये मानसिक दास्ता है, एक स्लेवरी है, मेंटल स्लेवरी। और उसका कारण ये है कि उन्होंने बहुत संस्थागत तरीके से, पीछे हमारा कुछ बचा ही नहीं, हम देखेंगे, हम प्रूफ कि तुम्हें क्या दें, कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, हमारे कल्चर की महानता क्या है। तुम जिस सिस्टम को भी 400 साल से तुम जो है कबीला थे, अब तुम आए हो, तुम अपनी बात कहने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ नहीं दे पा रहा हूं। तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाना शुरू किया, अरे गपबाज है ससुरा, ऐसे बोला गपबाज, अरे कुछ नहीं जानते, ये सब जो अंधविश्वासी सपेरे हैं, ठीक है, ये सब जो है वो स्नेक चार्म, काला मैजिक करते घूमते रहते। अच्छा, तो रिनासा से पहले तुम क्या करते थे? लेकिन हमारे पास कहने के लिए कुछ था नहीं, हमारे एविडेंसेस खत्म कर दिए, हमें हमारी जड़ों से हटाया गया, तो हम मजबूर थे उनके सामने तर्क नहीं कर पाने की वजह से। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा था जिसके साथ हम रहे। अब जैसे आधुनिक की बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं एवरीथिंग इज, उन्होंने एक नैरेटिव किया, और आगे चलकर बहुत से भारतीय लेखक, बहुत से भारतीय नेता, नीति नियंता, वो चाहे अनचाहे, कई बार वो चाहते थे, कई बार वो अनचाहे, उनके पास मजबूरी थी, वो किसी और चीज को फॉलो नहीं कर सकते थे। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। सारे बवाल की जड़ हुई है। स्टिल नाउ
स्टिल नाउ ईच एंड, अब तो और ज्यादा खतरनाक हो गया है। एक दिन मैं आर्टिकल लिख रहा था कि अंग्रेजों के शासन ने भारतीय संस्कृति को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ग्लोबलाइजेशन ने पहुंचाया 1991 के बाद से। तुम देखो स्टिल नाउ हमारा खान पान, रहन सहन, सामाजिक व्यवस्थाएं, पारिवारिक व्यवस्थाएं, हमारे रिश्ते नाते, सब कुछ तबाह हुए और अंधभक्ति में हम चले गए। वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। यानी हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। ये समस्या बहुत गहरी हो गई। तो इन्होंने प्रूव किया हर चीज में, सोसाइटी में, XYZ, किसी भी तरीके से ये प्रूव किया वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। इनके साहित्य, इनकी चीजें, हर चीज, मानवतावादी दृष्टिकोण इनका। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले पूरी दुनिया में हम, मन आत्मा शरीर को जोड़कर योग देने वाले हम, और तुम हमें बता रहे हो कि ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज वेस्टर्न ने हमें दिया। सो दैट दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यानी कि हम अंधानुकरण में आ गए। और आज अगर तुम यूथ हो, स्पेशली बात कर रहा हूं, तुम थोड़ी देर शांत होकर देखो तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, क्या हम इसी मेंटेलिटी के साथ नहीं है? हां या ना मुझे बताना। जब तुम अपने दोस्त को सिगरेट पीते हुए देखते हो, शराब, ऐसा कौन सा उसको 21 साल 22 साल में गम सता रहा है, देश की नीतियां बनाने का प्रेशर है, 15 रातों से सोया नहीं है क्योंकि उसको श्रीलंका को कर्ज से निकालना है, चीन का उसको मुकाबला करना है, पाकिस्तान को ध्वस्त करना है, ऐसी कौन सी टेंशन में ससुर जिसकी वजह से रात दिन सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं? क्यों? हम वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न तरीके, ये सब क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो क्यों कर रहे हैं? बहुत ही डीप रूटेड कर दिया गया है। फिर नतीजा क्या रहा? नतीजा रहा जब इस तरह से कल्चर मिलते हैं, फ्यूजन शुरू हो जाता है, विलय शुरू हो जाता है। तो जब विलय शुरू होता है तो यहां विलय जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहा, क्योंकि विलय जब होता है, मान लो आपने दूध और पानी को मिलाया तो इकट्ठा हुआ, तो आप देखेंगे दूध का जो गाढ़ापन है वो कम हो जाता है, पानी का जो पारदर्शीपन है वो कम हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर लेते हैं जब दूध और पानी को आपस में मिलाया जाता है। तो दूध चूंकि ज्यादा जो है उसका कलर सफेद है तो उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा, लेकिन फिर भी वो अपना कलर कम कर देता है। अब यहां पर ये मैकाले के समय से ये बवाल शुरू हुआ। अब इसमें कुछ ऐसा सोचो कि मैं यहां वेस्टर्न कल्चर को एक बहुत फर्राटेदार वाला पंखा, जिसे नहीं कहते तो बड़ा सा पंखा होता है फर्राटेदार, पड़ 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 करके चलता है, एक मैं उसको मान लू एग्जॉस्ट मान लू जो तेजी से खींचता है, बहुत बड़ा वाला एग्जॉस्ट। और भारतीय कल्चर को जो अपनी जड़ों से उखड़ चुका है, जो मैकाले ने कहा था ना कि संस्कृत को जड़ों से काटना पड़ेगा, एक कागज के फटे हुए टुकड़े की तरह मान लो। एक कागज का टुकड़ा हो गया जो कॉपी में लगा हुआ है, कॉपी भारी है, रजिस्टर भारी है, तो पंखा खींच रहा है तो वो हटता नहीं है, फड़फड़ना फड़फड़ाता है, लेकिन वो अपनी कॉपी से अलग नहीं होता। लेकिन मैं भारतीय संस्कृति को, भारतीय पहचान और अपनी अस्तित्व को मैं उस फटे हुए पन्ने की तरह इस्तेमाल करता हूं। अब अगर इस तरफ मैंने कहा फ्यूजन हो रहा है दो कल्चर्स का, हमने कहा एक दूसरे को बड़ा फायदा होगा, ये इस तरह के प्रोपेगेंडा क्रिएट किए गए थे कि वेस्टर्न कल्चर आएगा, उदारीकरण आएगा। बहुत से हमारे आजादी के नेताओं ने भी बहुत बड़े बड़े व्याख्यान दिए, लिखा, आज भी वही बात हो रही है कि वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को हमें कानूनों में, हमें समाज में, न्याय में इस्तेमाल करना चाहिए। होता है ना, बात होती है ना, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए, इसी तरह की बात होती है। कुछ ऐसी स्थिति समझो कि एक फर्राटेदार एग्जॉस्ट चल रहा है बड़ा वाला, और भारतीय संस्कृति उन टुकड़े पन्नों में जो अपनी कॉपी से उखड़ चुके हैं। जब ये पंखा खींचेगा हवा को तो इस टुकड़े के साथ क्या होगा मुझे बताइए? क्या ये विलय समानुपाती होगा? क्या ये विलय समानुपाती होगा? ये जो अट्रैक्शन है क्या वो रेशनल होगा? मैं आपसे आपका जवाब चाहता हूं। कभी नहीं होगा। क्या होगा? ये पन्ने के टुकड़े उड़कर उस एग्जॉस्ट में समा जाएंगे और वो एग्जॉस्ट की पंखियां उसको चिथड़े चिथड़े कर देगी। कभी ट्राई करके देखना कि एक कॉपी रखना मजबूत सी, उसका पन्ना फड़फड़ाएगा, एग्जॉस्ट खींचेगा, वो फड़फड़ाएगा, लेकिन अपनी जड़ों से हटेगा नहीं। लेकिन अगर तुमने उस पन्ने को चीर दिया, अलग कर दिया, उसकी कल्चरल एस्पेक्ट से उसको हटा दिया, जो मैकाले ने 1835 में कहा था,
तो जब वो एग्जॉस्ट घूमेगा, एग्जॉस्ट मतलब हो गया एक वेस्टर्न कल्चर, एक पावरफुल कल्चर जिसने अपने नैरेटिव्स पूरे दुनिया में बना रखे हैं, जो अलग अलग तरीके से नैरेटिव बनाता है, इकोनॉमिक नैरेटिव बनाता है। सारी संस्थाएं किसकी? उन्हीं की तो है। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फलाना ढिकाना, सब कुछ उन्हीं के पास है। जो इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी के नाम पे जो नहीं मान रहा उस देश को उड़ा दिया, भले चाहे वो कंट्री डेमोक्रेसी के लिए तैयार है या नहीं है। वो सोसाइटी के माध्यम से कि ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, सब कुछ ओपन कर दो, बिना सोचे समझे, ओपननेस ओपननेस। 12 साल का बच्चा पॉर्न देख रहा है और वो जो है रेपिस्ट बनता चला जा रहा है। हमारी सरकारों को समझ नहीं आ रहा कि 18 साल से उम्र घटा के 16 कर दिया, अब 16 से क्या 12 कर दे क्या क्राइम के लिए, वेस्ट की एज। लेकिन सब कुछ निर्बाध रूप से सारी चीजें आ रही है। जो महिला कभी हमारे यहां देवी थी, देवी तुल्य थी, वो वस्तु हो गई। ये चीजें हमारी बदल रही हैं। नतीजा क्या हुआ? हम उस फटे हुए पन्ने की तरह हैं जिसका अस्तित्व विलीन होना है उस पंखे की चोट में। यह हुआ है हमारे साथ भूमंडलीकरण के बाद, और इसका रिवर्स भी हो सकता है। इसका रिवर्स तब हो सकता है जब हम अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स को पकड़ें, जानें और दुनिया को जाकर बताएं हु वी आर। लेकिन दुनिया को जाकर बताने से पहले तुम्हें अपने अंतर कलह, अपने अंतर विरोधों का सामना करना पड़ेगा। हम दुनिया को क्यों बता पाएंगे जब देश के अंदर ही विरोध हो रहा है कि योग हमारी शक्ति, योग भारत की शक्ति है, योग हिंदू या मुस्लिम की शक्ति नहीं है। तो मैं धर्म के नाम पर उसका विरोध क्यों करूं जबकि भारत सबसे पहले है, राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्र की धरोहर सबसे पहले है। हमारी लड़ाई आपस की लड़ाई नहीं है, हमारी ताकत जो है वो विश्व को पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि इस विश्व के बड़े हिस्से ने अपनी इस थ्योरी की वजह से हमारा सब कुछ छीन लिया। हम सोने की चिड़िया थी और आज हमारी हालत ये हो गई कि व्यक्ति को चिड़िया के दाने के बराबर खाना उपलब्ध नहीं है इस देश में। आज सरकारों को 50 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देना पड़ रहा है। अंदाजा लगा के देख रहे हैं कि भारत का 50 करोड़ व्यक्ति, जो दुनिया के कई देशों की आबादी से ज्यादा है, अमेरिका की आबादी का दुगना है, उसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज चिड़िया के दाने के बराबर अनाज नहीं पा रहा है। देश का इतना बड़ा नागरिक जो है इस तरह से पड़ा हुआ है, तो हमें उसको वापस लाना पड़ेगा। तो हमें अपने अंतर कलहों को खत्म करके अपनी ताकत पर जो है गौरवान्वित होना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अपनी पहचान को भारतीय बनाना पड़ेगा। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारी पहचान भारतीय सर्वोपरि है। हम सिर्फ अपनी धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई, लैंगिक पहचानों के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ सकते। यह बात आप याद रखिएगा। मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। इस एकेडमी में, उजांग का इस एकेडमी में लिटरेसी और एजुकेशन के बीच में अंतर हमेशा किया जाता है। आप शिक्षित कहीं भी हो सकते हैं, आप साक्षर कहीं भी हो सकते हैं, आपको लिखना पढ़ना सिलेबस पूरा करना आ सकता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि लिटरेसी और एजुकेशन के बीच का अंतर क्या। एजुकेशन सोचना सिखाती है, एजुकेशन चिंतन करना सिखाती है, एजुकेशन चिंतन के आगे क्रियान्वयन सिखाती है। यही मेरा उद्देश्य है और यही इस एकेडमी में चिंतन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। मन उद्वेलित होना चाहिए। उद्वेलित मन ही बेचैन करता है, बेचैन मन रास्ता खोजता है, और जब रास्ते खोजे जाते हैं तो भारत एक महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ी जाएगा। यह अंधकार बहुत लंबे समय तक हमें नहीं रोक पाएगा, ये बात याद रखिएगा। मेरा पूरा विश्वास है। मैं जिनको एड्रेस कर रहा हूं, जिन उजांकियन को एड्रेस कर रहा हूं, उन पर मेरा पूरा विश्वास है और डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो आज से एक चीज तय कर लीजिए, जब आप मेंस की परीक्षा में जा रहे हैं और सिलेबस का यही मुख्य उद्देश्य है, वो कहता है इंटेलेक्चुअलिटी ट्रेट होना चाहिए। ये मैं नहीं, यूपीएससी कह रहा है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस बात का अंतर आप समझने की कोशिश करिए। वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है लिटरेसी से निकलकर एजुकेशन की तरफ जाओ, और जिस दिन हम एजुकेट हो गए उसी दिन हम अपने राष्ट्र के साथ जुड़ पाएंगे। क्योंकि हम जब अपने राष्ट्र के साथ जुड़ पाएंगे तो हम इस पूरी दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जो एक नया वैश्विक क्रम तैयार हो रहा है, उसमें हम बहुत ही ताकत के साथ, पूरी धमक के साथ अपना पैर रखकर खड़ा हो पाएंगे। बोलेंगे अब हमारा पैर हटा सकते हो तो हटा दो। लंबे समय तक मुझे जो है वो पीड़ित किया गया, अब नहीं, अब ये हमारा वक्त है। और मुझे लगता है कि आप इस बात में पूरा यकीन रखते होंगे कि भारतवंशियों को उनका हक मिलना चाहिए। हम लंबे समय तक जो है भूख, दरिद्रता, पिछड़ेपन, इनका अभिशाप झेलते रहे। हम इतना अभिशाप झेलते रहे कि आज सड़क पर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोई भूख से तड़प रहा है, तो हम चाहकर भी उसकी तरफ देख नहीं पाते। हमारी करुणा सूख गई है। क्या करें, संसाधन नहीं है हमारे पास। हम उसकी मदद करें भी तो क्या करें। दुनिया कहती है भारत में भिक्षावृत्ति बहुत ज्यादा है। हम वेस्टर्न कल्चर में लेकर आते हैं भिक्षावृत्ति बहुत ज्यादा है। अरे भिक्षावृत्ति तो है, लेकिन हम अपनी इनकम का एक हिस्सा उसकी तरफ हम बढ़ा रहे हैं। मजबूरी है कि मेरा ही हिंदुस्तानी, मेरे ही राष्ट्र का व्यक्ति 2 वक्त का खाना नहीं पा सकता। मेरा ही जो है वो बच्चा 2 वक्त की जो है वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता, कुपोषण जो है शिकार है, पोषण नहीं प्राप्त कर सकता।
तो सवाल है, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र हमारा है, अमेरिकन का नहीं, चाइनीज का नहीं, ब्रिटिश का नहीं, ये भारतवासियों का राष्ट्र है। तो भारत का सुधार की जिम्मेदारी क्या चाइनीज लेंगे, अमेरिकन लेंगे? भारत के सुधार की, भारत की उन्नति की जिम्मेदारी भारतीय ही लेंगे। तो जो भारतीय हैं वो जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे, और जो मात्र किसी धार्मिक पहचान में है, जातीय पहचान में, क्षेत्रीय पहचान में, उनको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वक्त के पटल पर वो नापे जाएंगे, ये बिल्कुल तय बात है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास का डिबेट आपको अच्छा लगा होगा।